नमस्कार दोस्तों, अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें अब हम लोग 131 नंबर वाले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। 130 प्रश्न हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपनी प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है तुर्की शब्द नहीं है, तो क्या नहीं है? कालीन, चमक, आमदनी या फिर अजब, है ना। तो हमें पता है कि इसमें अजब हमारा तुर्की शब्द नहीं है, तो हमारा उत्तर डी हो जाएगा, है ना। अजब हमारा तुर्की शब्द नहीं है। अब कह रहा है शब्द शक्ति के प्रकार कौन कौन से नहीं है ना, प्रकार नहीं है, तो क्या है? अभिधा। यहाँ पे ये अभिधा शब्द है, तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। अभिधा है ना, अभिधा शब्द है ये पहला वाला, तो थोड़ा सा ये अभिधा है कि तत्सम है, लक्षणा या व्यंजना। तो कह रहा है कि इसमें शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। तो आप सबको पता है कि व्यंजना और लक्षणा ये अभिधा के ये शब्द शक्ति है, और अभिधा भी हमारी शब्द शक्ति है। अभिधा, व्यंजना और लक्षणा ये शब्द शक्तियाँ होती हैं, लेकिन तत्सम हमारा शब्द शक्ति नहीं है ना दोस्तों। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। फिर 133 के प्रश्न नंबर 133 पे आते हैं। इसमें पूछ रहा है विकारी शब्द से संबंधित भेद नहीं है ना। विकारी शब्द से संबंधित भेद नहीं है, तो कौन सा नहीं है? यहाँ पे ये संसा नहीं, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए संज्ञा है ना, संज्ञा। फिर उसके बाद है सर्वनाम की क्रिया या समुच्चय बोधक। आप सबको पता है कि विकारी से संबंधित भेद जो नहीं है वो है हमारा समुच्चय बोधक, है ना। तो हमारा डी हो जाएगा आंसर, और बाकी सब विकारी शब्द से संबंधित भेद हैं, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया को हम अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता वह है, तो क्या विकारी, अविकारी, एकार्थी या अनेकार्थी। तो आप सबको पता है कि जिन शब्दों से कोई बदलाव नहीं आता है वह कैसे होते हैं? वो हमारे अविकारी होते हैं, ठीक है। ये वाला हमारा सही हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी, अविकारी शब्द होते हैं। फिर निम्नलिखित में से पुनरुक्त द्विरुक्त शब्द कौन सा है? कह रहा निम्न में से पुनरुक्त और द्विरुक्त शब्द कौन सा है? पीताम्बर, चाचा लोग रखे हैं, मेरे पास नहीं बेटा, मुझे नहीं मिला। साथ साथ, हनुमान या फिर जीवन मरण। इसमें कह रहा पुनरुक्त शब्द है ना, कौन सा पुनरुक्त या द्विरुक्त शब्द है? तो आप सबको पता है कि इसे साथ साथ में कोई पुनरुक्त नहीं, हनुमान में भी कोई पुनरुक्त नहीं, जीवन मरण में भी कोई पुनरुक्त हमारा नहीं है ना। पुनरुक्त मतलब होता, अच्छा सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा क्षमा करना, ये पीताम्बर में हमारा कोई पुनरुक्त नहीं है ना। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, ये साथ साथ, ये हमारा पुनरुक्त शब्द है, क्योंकि एक ही शब्द के दो बार प्रयोग जिसको करते हैं उसे पुनरुक्त या द्विरुक्त शब्द कहते हैं। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। तो साथ साथ को पुनरुक्त शब्द कहते हैं, और ये किसी न किसी परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए हम लोग इसको अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। फिर कह रहे अर्जुन ने कर्ण को मारा। अर्जुन ने कर्ण को मारा, इसका आपको जो है बताना है कि ये क्या है। इसमें उद्देश्य की पहचान, कौन है उद्देश्य? उद्देश्य और विधेय हमारे दो होते हैं, तो इसमें उद्देश्य क्या है? क्या कर्ण है, अर्जुन है, या फिर मारा शब्द है ना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम सबको पता है कि अर्जुन ने कर्ण को मारा में उद्देश्य उनका था उसको मारना। क्या था उद्देश्य? मारना। तो हमारा ये सी वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने मारा, उनका उद्देश्य मारना था ना। फिर मैंने उसे पीटा, क्या कह रहा है? मैंने उसे पीटा। इस वाक्य में विधेय की पहचान करना है हमको। क्या की पहचान करना है? विधेय की। तो
उद्देश्य मतलब मैं, और कार्य जो सिद्ध होगा हमारा वो होगा उद्देश्य, और जो करने वाला है वो विधेय हो जाएगा, है ना। इसमें मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में उसे पीटा हमारा क्या हो जाएगा? हाँ, उसे पीटा हमारा बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। उसे पीटा हमारा ये विधेय है, और है ना। चलिए, ये हमारा विधेय है, मैंने उसे पीटा में उसे पीटा हमारा विधेय हो जाएगा। फिर हम आते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है, कह रहा नहीं है। इसका हमें ध्यान रखना कि क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें साधारण वाक्य क्या रचना के आधार पर भेद नहीं है, यह संयुक्त वाक्य नहीं है, कि मिश्रित वाक्य नहीं है, कि उद्देश्य नहीं है, है ना। तो हमें ये पता लगाना है इसमें कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद कौन सा नहीं है ना। रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो नहीं है वो कौन सा नहीं है। तो इसमें हमें पता है, आप सबको भी बहुत पता है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद में हमारा उद्देश्य नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा उद्देश्य और विधेय क्या वाक्य के भेद होते हैं ना। अब इसमें कह रहा है वाक्य के कितने अंग होते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है 139वां नंबर का, कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, कितने अंग होते हैं। तो क्या उद्देश्य होते हैं, विधेय होते हैं, उद्देश्य या विधेय दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हम सबको पता है कि वाक्य के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन सा? उद्देश्य और विधेय। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर 140 नंबर पे आते हैं, कह रहा है जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय होता है वह क्या होता है ना। तो क्या होता है? सरल वाक्य, साधारण वाक्य होता है, या संयुक्त होता है, मिश्रित वाक्य होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है कि जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय होता है वह सरल वाक्य या साधारण वाक्य हमारा कहलाता है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। फिर राकेश पढ़ता है, 141वां में देखो क्या दिया है, राकेश पढ़ता है यह कैसा वाक्य है ना। तो आप सबको पता है राकेश पढ़ता है, यह हमारा एकदम सीधा साधारण वाक्य है दोस्तों। ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम बताएं, ये हमारा साधारण वाक्य है, तो हमारा आंसर ए नंबर ही हो जाएगा। फिर आते हैं 142 क्वेश्चन पे आते हैं, संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो इसमें कह रहे हैं राम पुस्तक पढ़ रहा है। क्या कह रहा है? राम पुस्तक पढ़ रहा है, शिल्पी पत्र लिखता है, धर्मेंद्र ने भोजन किया, है ना। तो संयुक्त वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? अब आप सबको पहचानना है कि इसमें संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा। तो हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा इसमें धर्मेंद्र ने भोजन किया, ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। क्योंकि बाकी राम पुस्तक पढ़ रहा है, शिल्पी पत्र लिखता है, शिल्पी पत्र लिखती है। और चौथा आंसर भी हम पढ़े देते हैं, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, है ना। तो इसमें हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? वह सुबह गया और शाम को लौट आया, और शब्द जुड़ गया इसमें, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, बताइए। इसमें संयुक्त वाक्य हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि हमसे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया। धर्मेंद्र ने भोजन किया साधारण वाक्य है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा डी वाला। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, हमारा यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे और शब्द जुड़ गया है, इसलिए ये हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है। फिर हम लोग आते हैं, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे किस प्रकार का वाक्य है? अब आपको पहचानना है कि इसमें यह किस प्रकार का वाक्य है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, इसमें क्या सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है कि इसमें कह रहा है यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो यह हमारा कैसा वाक्य है? ये हमारा मिश्रित या मिश्र वाक्य है। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। अब कह रहा है आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। आश्रित उपवाक्य के बारे में हमें बताना है। तो आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? क्या 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं?
आश्रित उपवाक्य हमारे, तो आप सबको पता है कि आश्रित उपवाक्य हमारे 3 होते हैं, है ना। 3 प्रकार के होते हैं आश्रित उपवाक्य हमारे, 3 होते हैं, आप सबको पता है। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं 145 नंबर पर। कह रहे हैं आश्रित उपवाक्य से संबंधित नहीं है ना। आश्रित उपवाक्य से संबंधित नहीं है, तो क्या नहीं है आप सबको पता है। ऑप्शन नंबर ए संज्ञा उपवाक्य, ऑप्शन नंबर सी विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन नंबर डी। देखिए थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, एक की जगह पर बी यहाँ पे होना चाहिए और सी यहाँ पे होना चाहिए और डी यहाँ पे होना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे। तो इसमें हमारा डी वाला ही हो जाएगा, क्योंकि विशेषण क्रिया विशेषण उपवाक्य कोई उपवाक्य नहीं होता है ना। इसमें क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। अच्छा सॉरी दोस्तों, क्षमा करिएगा आप लोग। इसमें हमारा आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सभी विशेषण से संबंधित आश्रित उपवाक्य है। क्योंकि संज्ञा भी संज्ञा उपवाक्य आश्रित उपवाक्य है, विशेषण भी आश्रित उपवाक्य है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। लेकिन हमारा आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 126 क्वेश्चन नंबर 146 पर आते हैं। जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है, तब वह कौन सा उपवाक्य कहलाता है। देखिए यहाँ पे पहले बात हो रही है जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा उपवाक्य जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है, तब वह कौन सा उपवाक्य कहलाता है ना। तो हमारा संज्ञा कहलाता है, संज्ञा उपवाक्य, या ऑप्शन बी हो जाएगा विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे नाम किसका आया है आप लोग ये सोचिए, नाम हमारा संज्ञा का आया है, तो हमारा आंसर भी ए हो जाएगा, है ना। ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, फिर आते हैं जब मैंने दूध पिया। क्या कह रहा है, मैंने दूध पिया किस प्रकार का वाक्य है। मैंने दूध पिया, तो इसमें किस पर आ रहा है, पूरा खुद पे विधान। इसमें हमारा आंसर देखिए क्या हो जाएगा, विधानवाचक हो गया क्या। ऑप्शन नंबर बी निषेधवाचक, ऑप्शन सी आज्ञावाचक, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। तो हमारा आंसर क्या होगा आप सबको पता है, यह हमारा मैंने दूध पिया है ना, तो यह हमारा विधानवाचक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं गौरव तुम बैठ कर पढ़ो। क्या कह रहा है, गौरव तुम बैठ कर पढ़ो, है ना। तो इसमें किस प्रकार का वाक्य है ना, किस प्रकार का वाक्य है। तो क्या निषेधवाचक है, ऑप्शन बी विधानवाचक, फिर हमारा ऑप्शन सी आता है प्रश्नवाचक, या ऑप्शन डी आज्ञावाचक। तो आप सबको पता है कि ये हमारा आज्ञावाचक शब्द है, क्योंकि उसमें बोला जा रहा है कि गौरव तुम बैठ कर पढ़ो, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, हमारा 149 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निषेधवाचक नहीं है। निषेध मतलब नहीं, है ना, मतलब मना करना। तो कह रहा है इसमें मैंने दूध पिया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मैंने दूध नहीं पिया, या ऑप्शन नंबर सी मैंने खाना नहीं खाया, या फिर ये एक और है ऑप्शन नंबर डी तुम मत लिखो। तो इसमें कह रहा है निषेधवाचक कौन सा नहीं है, तो हमारा ये निषेधवाचक है तुम मत लिखो। फिर ऑप्शन सी भी हमारा निषेधवाचक है ये भी, लेकिन हमारा ए वाला निषेधवाचक नहीं है, क्योंकि कह रहा है उसमें मैंने दूध पी लिया है ना, तो इसमें कोई नकारात्मक चीज़ें नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 149 का ए वाला। ठीक है दोस्तों, अब 150 में आते हैं। कह रहा है विधानार्थक शब्द किसे कहते हैं। विधानार्थक शब्द, है ना, तो किसे कहते हैं। अब हम लोग इसमें देखें विधानार्थक शब्द किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में किसी बात के होने का बोध हो, ऑप्शन नंबर एक, क्या जिस वाक्य में किसी बात के होने का किसी वाक्य के न होने का बोध होने का बचता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इसमें टाइप मिस्टेक हो गया है। जिस वाक्य में किसी बात के न होने का बोध होता है उसे कहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी जिस वाक्य में आशा देने का बोध हो, या फिर ऑप्शन नंबर सी जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो हमारा इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है वह हमारा विधानार्थक वाक्य कहलाता है। ठीक है, जिस वाक्य में किसी बात के होने का बोध हो या पाया जाता है उसी को हम, यहाँ हमारा ऑप्शन ऊपर वाला भी सही हो सकता था अगर यहाँ पे ये न दिया ना होता तो, क्योंकि जिस वाक्य में किसी बात के होने का होता है बोध, न कि न होने का। ठीक है दोस्तों, अब हमारा 51 क्वेश्चन 151 क्वेश्चन प्रश्न नंबर 151 में देखिए, इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं ऐसा दिया हुआ है। तो क्या जिससे आशीष के का भाव का बोध हो, जिससे आशीष के भाव का बोध हो। इसमें थोड़ा सा टाइप मिस्टेक है, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। या जिस वाक्य में संकेत का बोध हो, जिस वाक्य में संकेत, जिस वाक्य से, यहाँ पे जिस वाक्य होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे वाक्य होना चाहिए, वाक्य है ना, वाक्य, जिस वाक्य से संकेत का बोध हो, या जिस वाक्य से प्रश्नवाचक भाव प्रकट हो, या जिस वाक्य में संदेह का बोध हो, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, हमारा आंसर ए नंबर ही हो जाएगा, जिससे किसी आशीष का भाव हो। जैसे कहते हैं, जाओ तुम कामयाब हो जाओ मेरी ऐसी इच्छा है ना। तो ये इच्छार्थक वाक्य हो गया। कहते हैं, भगवान करे तुम्हारा ये चीज़ हो जाए, है ना, ऐसा अपन बोलते हैं ना, तो वो हमारी इच्छा होती है कि हम किसी से कुछ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा आता है 152 नंबर क्वेश्चन, अर्थानुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं ना। यहाँ पूछा रहा है अर्थानुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8 या फिर 10 ना। तो आप सबको पता है कि अर्थानुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8 भेद है ना। फिर आते हैं हम लोग 153 नंबर वाले क्वेश्चन पर, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ये देखिए आ गया ना, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ये किस प्रकार का वाक्य, अभी हम लोग ऊपर ही पढ़े हैं। ये हमारा इच्छार्थक, यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइप मिस्टेक है, इच्छार्थक वाक्य है, इच्छार्थक है ना, इच्छार्थक वाक्य हमारा ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इच्छार्थक वाक्य हो जाएगा, इतना आप लोग समझिए, ये बी वाला हमारा सही हो जाएगा। फिर आते हैं व्याकरणिक वृष्टि है यहाँ मुष्टि तो दोस्तों वृष्टि है ना, वृष्टि है, ये वृष्टि शब्द हो जाएगा। व्याकरणिक वृष्टि में बाद, क्या ये थोड़ा सा ये हमारा टाइपिस्ट बहुत अभी वो है दोस्तों, क्षमा करना। व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। यहाँ पे लिखा है दृष्टि, फिर यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है भाषा। इतना क्षमा करिए दोस्तों, थोड़ा सा ये भाषा है ना। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा स्वर होता है, ऑप्शन सी डी धन होता है, या फिर व्यंजन होता है। तो आप सबको पता है यहाँ पे वर्ण, स्वर, धन, व्यंजन ये कुछ नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है हमारी। तो हम लोग एक और ऑप्शन यहाँ पे कर देते हैं, वाक्य है ना, यही हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है। तो ठीक है, फिर वाक्य में मुख्य आधार या वाक्य की आवश्यकताएं कौन सी मानी जाती है ना। यहाँ पे लिखा है, वाक्य में मुख्य आधार या वाक्य की आवश्यकताएं कौन मानी जाती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा की नहीं, यहाँ पे कौन होगा। वाक्य में मुख्य आधार या वाक्य की आवश्यकताएं कौन मानी जाती हैं। तो आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, पदक्रम। आकांक्षा, योग्यता, या फिर साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, कर्ता, क्रिया, कर्म, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा हो जाएगा आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और पदक्रम। आकांक्षा, योग्यता, योग्यता के बाद हमारा आ जाएगा आकृति और पद क्रम, है ना दोस्तों।
ये हमारा पहला ही आंसर सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में समस्या हो गई है, इसके लिए क्षमा करना। और उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 156 नंबर का। हिंदी वाक्य में साधारणतः संरचना क्रम की प्रवृत्ति मिलती है, किसमें मिलती है? ऑप्शन नंबर ए कर्ता क्रिया कर्म में, क्रिया कर्म कर्ता में, कर्म कर्ता क्रिया में, क्रिया कर्म कर्ता में। तो अब आप सबको बताना है कि कर्ता क्रिया कर्म में मिलती है कि कर्ता कर्म क्रिया में मिलती है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा कर्ता क्रिया और कर्म में हमारा मिलता है। कर्ता क्रिया कर्म। हिंदी वाक्य में साधारणतः संरचना क्रम की प्रवृत्ति पहले कर्ता आता है, क्या आता है? पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया आता है, फिर कर्म आता है ना। हमारा ये नंबर सही हो जाएगा। हाँ, इस वीडियो में थोड़ी सी त्रुटियां हैं दोस्तों, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और हाँ, तो फिर भी यह क्लास देखने में आपको हेल्पफुल लगी होगी। और हाँ, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं, इसलिए आप इनका अध्ययन करें, मनन करें और अपने तैयारी को मजबूत बनाएं। राधे राधे दोस्तों। और आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।